गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज मैंने कहा था कि लास्ट जो हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी। मैं कुछ एक न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला था, तो मैंने पहला न्यूमेरिकल लिख दिया है ऑलरेडी, और कुछ 6-7 न्यूमेरिकल हैं ये जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हुए हैं। आप में से ही स्टूडेंट्स ने मेरे भावी डॉक्टर्स और भावी इंजीनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं घर पे, उन्होंने मुझे भेजे हुए हैं एंड आई ऑलरेडी सेंड द सॉल्यूशन टू दैम। लेकिन अच्छी लगे मुझे न्यूमेरिकल, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों से भी शेयर किया जाए किस टाइप के न्यूमेरिकल आपको IIT JEE में, नीट में, या फिर कभी कभार CBSE में भी अगर कोई टफ न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो। तो पहला न्यूमेरिकल है, ये आपके सामने है, पढ़ लीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। ये जो के लिखा है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिख सकता है वो इसको, और कंडक्टिविटी भी लिख सकता है। बोथ आर सेम। मोलर कंडक्टिविटी नहीं, दैट इज कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा। तो द स्पेसिफिक कंडक्शन ऑफ इट्स दिस इलेक्ट्रोलाइट इज 1.4 साइमन मीटर इनवर्स, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट है। आप इसको देखकर भी पहचान सकते हैं। यदि कहीं पर साइमन मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखा हो तो वो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है और कप्पा की यूनिट होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वही कर दिया है लेकिन अब की बार कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है वो 280 ओम हो गया है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी फॉर सेकेंड सॉल्यूशन, दैट इज 0.5 मोलर सॉल्यूशन इन साइमन मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। मतलब हमें जो यूनिट है उसका भी ध्यान रखना है। ये यूनिट को समझाने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप ये न्यूमेरिकल में देखिए, जो आपकी कंडक्टेंस होती है ये 1 साइमन मीटर इनवर्स से, यदि आपको 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लेनी हो तो आप यहाँ पर इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिए कितने से, 10⁻² से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप कहोगे सर 10⁻² से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मीटर इनवर्स है, उल्टा है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपको मोलर कंडक्टिविटी यूनिट में आपको देता हूँ 1 साइमन, और आपके पास ये मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स होती है। अब इसको यदि आपको 1 साइमन मीटर सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स में काउंट करना हो तो आपको इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना है। 10⁻⁴ से उल्टा हो तो 10⁻, इधर जाएंगे इससे इधर में आएंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा, इधर आएंगे तो ये 10⁻⁻4 से, यानी कि आपका आंसर इसमें आ गया है और इसमें लाना है तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसमें आप रेजिस्टेंस लिख लेंगे पहले वाला। तो आपके पास जो R1 है दैट इज 50 ओम, जो आपके पास कंडक्टिविटी है दैट इज C, और मोलर कंडक्टिविटी 0.2 मोलर है आपके पास दी हुई है, ठीक है जी। और आपके पास ये जो कप्पा दी है इसी की दैट इज 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। अब आपके पास एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, कप्पा इज ऑलवेज इक्वल टू G इंटू G स्टार। G क्या है यहाँ पर, G आपकी कंडक्टेंस होती है, G इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी नहीं कंडक्टेंस है, ध्यान रखेंगे। और जो G स्टार है इट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा, साफ नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, छोटा अक्षर है, आप इसको नोट कर लेंगे। थोड़े थोड़े में जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने। अब देखिए जो G होती है आपकी, यह छोटे में लिख रहा हूँ, दैट इज़ 1/R। कंडक्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस का उल्टा होती है, और G स्टार ये आपका सेल कांस्टेंट हो गया। सेल कांस्टेंट के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखना, फॉर सेम सेल इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। यदि इस इलेक्ट्रोलाइट सेम है और उसका सेल भी सेम बन रहा है तो आप चाहे कुछ भी चेंज करो लेकिन सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि G स्टार जो होता है इट इज़ L/A होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर सेल सेम है तो आप ना तो इलेक्ट्रोड की लेंथ चेंज कर रहे हैं, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं। आप जो चेंज कर रहे हैं उसमें मिलाने वाला इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी या आप उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे होंगे। तो सेल में जब उसकी लेंथ और एरिया ही चेंज नहीं हुआ है तो सेल कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है इसमें। अब यहाँ देखिए आपके पास R1 है, ये G एज इट इज़ रहेगा, ये K1 हो गया मेरे पास। तो K1 हो गया 1/R1 दैट इज़ 1/50 इंटू G स्टार, और ये आपके पास K1 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, इट इज़ 1.4 डिवाइड बाई 1/50 इंटू G स्टार।
तो आपके पास जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू चल के आ गई, आप देखिए यहाँ पर कितनी आ गई है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 70। और आपके पास ये किस में है, देखिए हम वही यूनिट लेके चल रहे हैं, ये आपके पास साइमन मीटर इनवर्स में है, तो आपके पास ये मीटर इनवर्स आ गया। ऐसे आप समझ रहे होंगे मेरी बात कैसे आया है। अब क्योंकि आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में ले जाइए एक बार, तो आगे के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। इनटू 10⁻²⁻² सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अब क्लियरली बात समझ में आई। अब आपके पास सेकंड इलेक्ट्रोलाइट हो गया है। सेकंड फेज पे चलते हैं। सेकंड फेज क्या कहता है आपको, सेकंड फेज आपको ये कहता है कि अब आपके पास जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ 0.5 मोलर हो गई है। हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, ऊपर से जो चलते आ रहे हैं उसी में चल रहे हैं। 5 मोलर हो गई है ये कंडक्टिविटी हो गई है। और रेजिस्टेंस जो है R2 आपके पास ये C1 है, C2 हो गई है। R2 जो है वो 280 ओम हो गया है। ये हमने देख लिया। अब इसके लिए देखिए फिर से निकालते हैं। अब यहाँ से हमें निकालनी है दिस वन। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा K2 इंटू 1000 डिवाइड बाई C2। मेरे पास C2 है, 1000 है, C2 दी हुई है, K2 नहीं है, तो K2 निकाल लेते हैं। K2 का फॉर्मूला होगा मेरे पास G2 इंटू G स्टार। G स्टार एज इट इज़ रहेगा क्योंकि सेल सेम है। तो यहाँ से G2 आपके पास दिया हुआ है दैट इज़ 1/R2 इंटू G स्टार, और G स्टार भी आपके पास आ चुका है। तो K2 आपके पास क्या आ गया, देखिए 1/280 इंटू G स्टार। G स्टार आपने निकाला है 70 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से कट गया 1/4, तो ये आपके पास आ गया 1/4 इंटू 10⁻²। ये आपके हाथ में आ गया है। 1/4 को भी आप काट सकते हो, आगे चल के बाद में काट लेंगे। अब ये क्या आ गया है आपके पास, K2 क्या आ गई है, ये आपके पास साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ गई है। ये यूनिट का ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि हमने ये सेंटीमीटर में लिया था यहाँ, तो ये जो लिया है ये सेंटीमीटर में है, तो आपके पास ये ओम इनवर्स दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास K2 आ गई है। अब आपके पास ये फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज 1/4 इंटू 10⁻²। ये वाला फॉर्मूला K2 की वैल्यू लिख दी मैंने, इंटू 1000 क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में, और मोलर कंडक्टिविटी आपके पास मोल्स पर लीटर में ही दी हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको एग्जैक्टली 0.5 लिख सकते हो। अब ये कितनी आ गई देखिए नीचे से 1/4, ये आपके पास 1 2 ये कट गई, तो आपके पास ये 10 आ गया ऊपर, और ये आ गया आपके पास नीचे 0.4। तो ये आपके पास कितना हो गया भैया, नीचे हो गया 2, तो 10/2 दैट इज 5 क्या आई आपके पास, ये 5 आपके पास आई साइमन सेंटीमीटर क्या स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये यूनिट आ गई। अब आपको 5 निकालना किस में है, निकालना है सेंटीमीटर, तो मैंने आपको अभी बताया, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10⁻⁴ से, दैट इज साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये ऊपर लिखा हुआ है। सेंटीमीटर से यदि आपको मीटर में जाना है, इधर जाना है, तो उल्टा हो जाएगा 10⁻⁴ से। तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप आराम से इसको कर पाएंगे। आप देख लीजिए इसको अच्छे से। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ, कई बार आ जाता है, मैंने आपको शायद नोट्स में नहीं पढ़ाया होगा। क्वेश्चन देखिए ये क्या कहता है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ Ag पॉजिटिव आयन विल बी, हमें आयनिक मोबिलिटी निकालनी है इफ आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है ऑफ सिल्वर आयन दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर, इक्वलेंस दी हुई है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं होगी आपको पता होना चाहिए, दैट इज आयनिक कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टेंस नहीं रहेगी, अब ये आयनिक कंडक्टेंस हो जाएगी, क्योंकि निशान जो दिया है यहाँ पर ये इक्वलेंस का दिया है। अगर मोलर होती तो पर मोल होता, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, अगर मोलर कंडक्टेंस होती तो पर मोल होता, तो मोल नहीं है, तो इक्वलेंस कंडक्टेंस है, और इक्वलेंस कंडक्टेंस को मैं आयनिक कंडक्टेंस भी बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे ये बात, आयनिक कंडक्टेंस। तो आयनिक कंडक्टेंस मेरे को दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁴। अब आप कहोगे सर ये आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। देखो बेटा, आयनिक मोबिलिटी जो होती है, मोबिलिटी इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन व्हेन इट इज़ मूविंग थ्रू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू यदि ये मूव करे और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तय कर ले, तो ये इसकी आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू आयनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाई 96/500। तो यहाँ पर आपके पास 5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 96/500, ये आपके पास, इसमें आपके पास क्या आ जाएगी, आयनिक मोबिलिटी आ जाएगी। किसकी, आपके पास ये आ जाएगी आयनिक मोबिलिटी फॉर व्हाट, फॉर Ag पॉजिटिव आयन।
और आप इसको यदि आप निकालोगे सही से आंसर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 5 × 10⁻⁹ अप्रोक्स आंसर ये आएगा। तो आपको आयनिक मोबिलिटी समझ में आ गई होगी कि कभी का ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कैसे निकालेंगे। एक बार कई बार यही पूछ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन नंबर, तो भाई कुछ भी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन नंबर, ये तो एक आयन के द्वारा करंट को कितनी दूर ले जाएगा। मतलब मैं ये कहूँ कि ट्रांसपोर्टेशन नंबर ऑफ एन आयन में बी डिफाइंड एज द करंट कैरिंग बाय दैट आयन डिवाइड बाय टोटल करंट, ये उसका ट्रांसपोर्टेशन नंबर होता है। तो मैं जितना करंट ले जा रहा हूँ, करंट बाई एन आयन बाई अ पर्टिकुलर आयन बाई आयन, आयन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझेंगे एन ही लिखना चाहिए यहाँ, पर ये अलग अलग है, ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, और डिवाइड बाई टोटल करंट इन दैट सर्किट। तो ये किसी आयन का ट्रांसपोर्टेशन नंबर होता है, ये भी ध्यान रखें बाई चांस क्वेश्चन आ जाए। तीसरा अगला क्वेश्चन आ गया, द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर 4। इन चारों के लिए आपको आयनिक मोबिलिटी बतानी है, किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे तेज चलने वाला और बाद में सबसे धीमे चलने वाला। अब देखो आयनिक मोबिलिटी जो होती है, किसी भी आदमी का जो भागना होता है ना, वो बहुत सिंपल बात है, उसके साइज़ पर डिपेंड करता है, आयन के साइज़ पर। जितना आयन छोटा होगा ना उतना ही तेज़ भागेगा, जितना मोटा होगा ना उतना भागा नहीं जाएगा, बस ये मोटी मोटी बात ये है। अब इसमें जिसका साइज़ है ना वो देख लीजिए, सबसे छोटा सोडियम है तो सबसे तेज़ सोडियम भागेगा, फिर पोटेशियम भागेगा, फिर रुबिडियम भागेगा और फिर सीजियम भागेगा। तो आयनिक मोबिलिटी जो है वो आपकी साइज पर डिपेंड करती है जब चार सेम हो। आयनिक मोबिलिटी आयनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय 96/500। तो आयनिक कंडक्टेंस तो मान लीजिए इनकी एक ग्रेडियंट के थ्रू सेम हो जाए, तो अब भागेगा कौन सा तेज, जिसकी आयनिक कंडक्टेंस देखिए ऊपर का फैक्टर जिसका ज़्यादा होगा वो। अब आयनिक कंडक्टेंस उसकी ज़्यादा होती है जिसका साइज कम होता है, तो इसका साइज सबसे कम है तो सबसे तेज ये भागेगा। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल आपके पास सीधे सीधे आते हैं एंड यू कैन सॉल्व इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं आपके पास एक बार रख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से, चाहो तो आप इसका जैसे भी हो, मुझे नहीं पता आपको किस तरीके से ये ठीक ठाक दिख रहा होगा, इस तरीके से आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल चारों मैंने आपके लिए रख दिया है, अगली बार आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से चौथा जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है आपको, देखिए यहाँ से करंट ऑफ 0.965 एम्पियर इज पास थ्रू 500 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। 500 ml जिंक सल्फेट है, सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें नहीं लिखा मैंने एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जिंक आयन में टूटा है। फॉर 10 मिनट्स आपने इसको पास किया है। द मोलरिटी ऑफ जिंक पॉजिटिव आयन, जिंक 2 पॉजिटिव आएगा, ये सिंगल पॉजिटिव लिख दिया है, दैट इज जिंक पॉजिटिव आयन, जो जिंक 2 पॉजिटिव में टूटता है। जिंक पॉजिटिव आयन आफ्टर द प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद जिंक पॉजिटिव आयन की आपको मोलरिटी बतानी है कितनी होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आपको लिखना है करंट कितना फ्लो किया है सर्किट के थ्रू, दैट इज 0.965 एम्पियर, ये करंट उसका फ्लो कर रहा है। अब दूसरा आपके पास टाइम दिया है, इसने कितने मिनट दिया भैया, 10 मिनट, तो इसको मैं IS यूनिट में ले जाऊंगा, दैट इज 600 सेकेंड, ये आ गया मेरे पास। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो Q क्या आ गया मेरे पास, I × T, दैट इज चार्ज, दैट इज 0.965 × 600 कूलम, यहीं छोड़ देते हैं इसको। अब आपके पास देखिए क्या कहता है, जो 500 ml है 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इफ इट इज इन मिलीलीटर वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 1000। तो मोलरिटी मेरे को दी हुई है 0.2, नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता, और वॉल्यूम दिया है 500 ml × 1000, मैंने काट दिया ये। तो n मेरे पास क्या आ गया, n इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0.1, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो n जो इनिशियल थे जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, नंबर ऑफ मोल इनिशियल वाज 0.1 ऑफ व्हाट, जिंक सल्फेट, इतने नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास पड़े हुए थे। अब मैंने इसमें से करंट पास कर दिया, तो जिंक सल्फेट्स ब्रेक्स इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब आपको पता है किधर भागेगा भाई, जिंक 2 पॉजिटिव विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्किट एंड इट विल डिपॉजिट एज जिंक सॉलिड, ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा।
अब ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हमेशा मैंने आपको बताया फैराडे लॉ में ये कितने मोल होंगे बेटा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिंक के 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए आपको कितने मोल की जरूरत है भैया, 2 मोल की है। चलिए अब आपके पास सीधा सीधा हिसाब बन रहा है, इसको यदि आप कूलाम में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास Q गिवन कितना है, Q गिवन कितना है मेरे पास, सीधा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Q गिवन है मेरे पास 965 × 600, ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है मेथड, देखिए अगर मेरे पास कितने 2 फैराडे चार्ज, इसको फैराडे में कन्वर्ट करोगे तो कितने से भाग दे दोगे भैया, 96,500 से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं इतना कूलाम चार्ज दूँ यानी 2 फैराडे, देखिए 2 फैराडे है ये, 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, तो कितना मोल डिपॉजिट होगा इसका, जिंक का 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। और मेरे पास चार्ज है कितना, चार्ज मेरे पास ये दिया हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर 1 कूलाम चार्ज हो तो 1/2 × 96,500। और मेरे पास चार्ज है कितना, चार्ज है मेरे पास दिया है 0.965 × 600। इतने चार्ज पे मेरे पास कितना डिपॉजिट हो जाएगा, तो 1 2 1 2, ये नीचे मैंने 1000 कर दिया है, इससे ये कट गया पूरा, ठीक है जी, और ये 3 हो गया। तो मेरे पास गिवन चार्ज से मेरे पास जो मोल डिपॉजिट होगा 3 × 10⁻³ ये 3 हो गया और ये 10⁻³ हो गया। इतने मोल अगर मैं चार्ज दूंगा तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गई। इस मोल को आप लिख सकते हो 0.003 मोल। तो ये चार्ज तो डिपॉजिट हो गया, इतना माल तो लिए कितने मोल थे, इनिशियल था मेरे पास N1 था 0.1 और N2 जो डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिटेड इट इज 0.003, ये डिपॉजिट हो गया। तो लेफ्ट नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन में बच गए वो हो गए N1 - N2 दैट इज 0.1 - 0.003 एंड हाउ मच इट इज, आप इसको काउंट कर सकते हैं, देखिए कितना आएगा, आपको पता होना चाहिए, एक बार काउंट करते हैं। 0.1 को ऊपर लिख लेते हैं, 0.1 और यहाँ 00 और 0.003 ये कट गया है, तो आपके पास ये 7 ये 9 ये 0, तो ये मेरे पास 0.097 आ गया भैया, इतने मोल पर बस। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, 500 था, ये कहीं बिगड़ा नहीं है हमारे पास, कहीं नहीं जाएगा ये वाला, इनटू 1000, तो ये कितना आ गया 0.097 डिवाइड बाई 500 इंटू 1000, ये कट गया 2 से, तो आपके पास 14 19 इतनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास फाइनली बच गई भैया। तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी, मोलरिटी होगी जिंक 2 पॉजिटिव आयन की, वो इतनी होगी। पहले कितनी थी, 0.2 थी, अब क्योंकि आपके पास नंबर डिपॉजिट हो गए आयंस के, तो आपकी मोलरिटी इतनी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ करंट और दे देता है, एफिशिएंसी ऑफ करंट, तो बस एफिशिएंसी कुछ नहीं करना। मान लीजिए वो कहता है कि करंट की जो एफिशिएंसी है, चार्ज की जो एफिशिएंसी है, अगर चार्ज की दे रही है तो उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, अगर चार्ज की नहीं तो करंट की दे रहा तो करंट से वो कहता है 90% एफिशिएंट है, तो 90 डिवाइड बाई 100 इंटू जो करंट है 965, तो करंट मेरे पास ये आ जाएगा, ये करंट आ जाएगा 90% एफिशिएंट है, तो जो करंट फ्लो करेगा सर्किट से वो इतना आएगा। अगर कहता है चार्ज 90% एफिशिएंट है, तो चार्ज मेरे पास ये था, तो यहाँ पर क्या करूँगा, चार्ज को मैं 90 डिवाइड बाई 100 से निकाल दूंगा। 90 कहे, 80 कहे, 70 कहे, 70 डिवाइड बाई 100 कर दो, 50 कहे तो 50 डिवाइड बाई 100 कर दो, तो ये चार्ज आ जाएगा मेरे पास, रिजल्टेंट चार्ज। तो उसमें घबराना नहीं है, एफिशिएंसी को आप मल्टीप्लाई करते हो, सीधी बात है। कहीं भी दुनिया में एफिशिएंसी आओ, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू थ्योरेटिकल वैल्यू, सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन आपके पास 5वां क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। लिखा इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 50 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट दिया है, वाज डन बाई पासिंग, आपने ये लिखा हुआ है इसमें, ये जो मोलरिटी है ये आपने पास किया है, वाज डन बाई पासिंग 2 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किया है 50 लीटर सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन का ऑफ sodium acetate was done by passing 2 farad of electricity. The pH of solution and gaseous product obtained at anode and cathode respectively. ये कह रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया है इस सॉल्यूशन का, तो मुझे एनोड और कैथोड पे क्या क्या मिलेगा। दूसरा, जो पीएच मिलेगी वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो सॉल्यूशन मेरे पास बच जाएगा उसकी पीएच बताओ। कई बार बच्चे तो उसको देख के छोड़ देते हैं,
तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे न्यूमेरिकल्स में। आप देखिए ज़रा, ऐसे न्यूमेरिकल में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए। जो चीज़ दी हुई ना वो लिख लो, धीरे धीरे सब ब्रेन में आ जाएगा। 50 लीटर सब्सटेंस क्या दिया है, CH3COONA, ठीक है जी, कोई बात नहीं। चार्ज मेरे पास 2 फैराडे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, डन है, दे दिया है। अब मुझे जो निकालना वो सोचता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देता हूँ मैं, CH3COONA, और ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, यहाँ पर आपने बिजली दे दी, एंड इट कन्वर्ट इनटू CH3CO प्लस Na पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अब एक्वस सॉल्यूशन है भैया, तो H2O भी टूटेगा, आपको पता होना चाहिए। दैट बिकम्स व्हाट, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब वही क्वेश्चन फिर आ गया, झगड़ा होगा। झगड़ा किसका होगा, इन दोनों का झगड़ा होगा और इन दोनों का झगड़ा होगा कि पहले कौन जाके मरेगा। तो आपके पास एट एनोड ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो आपके पास एनोड पे पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव आएंगे। तो आपके पास 2 नेगेटिव हैं, कौन कौन से, OH नेगेटिव एंड CH3CO नेगेटिव। इन दोनों में से कोई एक डिपॉजिट होने वाला है एनोड पे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन के लिए आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अर्थ ये हुआ कि मैं कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता हूँ, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये ऑक्सीजन निकालने वाला बंदा है, ये ऑक्सीडाइज होगा इजीली। पानी कभी भी जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये वीक बंदा है, ये ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, तो इसको हम डिपॉजिट कर देंगे। और वैसे भी ये रिएक्शन कोल्ब्स रिएक्शन के नाम से, इसको कोल्ब्स रिएक्शंस बोलते हैं, कोल्ब्स रिएक्शंस के नाम से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में है, आप अच्छे से देख लेना। तो वहाँ पर CH3COO इन प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया होता है पोटेशियम, यहाँ पर सोडियम है, आपके पास दिख रहा है, ये रहा सोडियम। तो इसको यदि आप 2 मोल लेते हो इनके, तो आपके पास रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में, 2 ये अलग हो जाते हैं इसमें। तो ये आपके पास CH3 2 अलग हो गए, 2 हैं, और 2 CO2 अलग हो गई। तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एक आपके पास इथेन निकल जाएगा, कहाँ पर, एनोड पर। अब एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर कौन कौन आएंगे, कैथोड पर दोनों आएंगे, सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब कौन डिपॉजिट होगा, क्या होना है, रिडक्शन होना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत जिसकी ज़्यादा होगी, सोडियम तो बेचारा कहता ले लो यार, ये तो खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ेंगे तो नीचे की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, ऊपर वालों का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हाई होता है। तो ये ऊपर रहता है, ये ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, ये रिड्यूस जल्दी होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगी, देखिए वहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल चेंज इनटू H2। तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी 1 मोल। अब आपके पास बच क्या गया, देखो यहाँ से तो ये खिलाड़ी बच गया भैया, और वहाँ से कौन सा खिलाड़ी बच गया, वहाँ से आप देखोगे तो आपके पास ये बच गया। अब ये 2 लिए थे, देखना ध्यान समझिए, ये 2 लिए हैं आपने, तो ये 2 लिए और ये भी 2 आएंगे। ये 2H2 है तो ये 2H और ये 2H आएगी, ऐसे आएगा। इसका मतलब मेरे पास अगर ये 2 मैंने डिपॉजिट कर दिए, ये 2 डिपॉजिट कर दिए, तो 2 लेफ्ट जो बच गए वो 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इनको जोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इट बिकम्स 2NaOH, ये लीजिए। अब मेरे पास 2 मोल ऑफ NaOH सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इन 50 लीटर। कितने लीटर में, 50 लीटर में। मुझे जाना कहाँ है, पीएच पर। देखिए बहुत छोटी सी बात होती है, 2 मोल NaOH के प्रेजेंट हैं, तो आपके पास आप क्या कह सकते हो, 2 मोल ऑफ NaOH का मतलब है इसमें, तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी आपके पास। कैसे निकलेगी, आप बता सकते हो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, 2 मोल इन 50 लीटर। तो कितनी आ गई OH की कंसेंट्रेशन, concentration of OH will be equal to number of moles divided by amount of solution। 50 लीटर है, लीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दैट इज 1/25। ये मेरे पास OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई भैया 1/25। अब मेरे पास अच्छे से पता है मुझे H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, H आयन इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइड बाई OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये समझ सकते हो आप। तो यहाँ से H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻14 डिवाइड बाई 1/25, या आप इसमें लिख सकते हो दैट इज 1/25, इतनी आ गई। तो ये कितनी आ गई आपके पास,
25 ऊपर चला गया, 10⁻⁻14। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अब आपके पास पीएच निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, पीएच आप इसमें आराम से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इसमें पीएच निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, 2.5 इंटू 10⁻13 एंड पीएच इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2.5 इंटू 10⁻13। लॉग गुना होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव लॉग ऑफ 2.5, समझ रहे हो, माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻13। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो आपके पास आंसर आ गया 13 माइनस लॉग 2.5। अब लॉग 2.5 की वैल्यू आप लॉग से 25 का जीरो पे देख लीजिए, वहाँ पर 25 का जीरो पे जो वैल्यू आएगा वो मैं देख के बताता हूँ आपको, 13 माइनस, और मेरे पास आ रहा है वो लगभग आपके पास लॉग 2.5 की वैल्यू 0.3969 कुछ ऐसा आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3979, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.3979 और ये आपका 12 पॉइंट समथिंग के आसपास पीएच आ जाएगी। तो ये आपकी पीएच इस तरह से आ गई। कहाँ न्यूमेरिकल कंप्लीट, आप आराम से इसको ध्यान से देख के करेंगे तो समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको इस तरह के न्यूमेरिकल मिलते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, देखिए कौन जुड़ गया है, कितने कितने मोल जुड़ गए हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलिए और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल हुआ कंप्लीट। आप चाहो तो इसको एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से न्यूमेरिकल था आपका पहले वाला, यहाँ तक। ये पहला न्यूमेरिकल था आपका ऊपर, और ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल है इस तरीके से। तो आप इसको कर लेंगे। अगला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं, मैं आपको बस वैसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कई बार बच्चे सीबीएसई के एक तरह से न्यूमेरिकल हैं। देखिए न्यूमेरिकल आप पढ़ लीजिए, आयोडीन दिया है, ब्रोमीन दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ सेल दिया है, और दोनों को मिला के छोड़ दिया आपके पास, और पूछ रहा है बताइए फिजिबिलिटी क्या होगी और कैसे रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों में दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। देखो किसी भी सेल की फिजिबिलिटी के लिए E0 सेल जो है मस्ट बी पॉजिटिव। तो अब आप इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप ये देखिए कि पॉजिटिव कैसे बनेगा। पॉजिटिव तब बन सकता है जब या तो ये दोनों जुड़ जाएं, लेकिन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो आप क्या लिख सकते हो, E0 सेल इज ऑलवेज इक्वल टू ERHS माइनस ELHS। अब दोनों को बारी बारी रख के देख लीजिए, इसका 1.08 है, तो सीधी सी बात है राइट हैंड साइड ये जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ये आना चाहिए। ये इसमें से ये घटेगा तो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जो ब्रोमीन वाला हिस्सा है उसमें से आयोडीन वाला हिस्सा घटना चाहिए। तो सेल की प्रेजेंटेशन जो है वो राइट हैंड साइड मेरे पास ब्रोमीन आएगी। तो ब्रोमीन क्या होगी, रिड्यूक्शन पोटेंशियल है, और आयोडीन क्या होगी आपके पास, ऑक्सीडाइज होगी। बहुत सीधी सी बात है। तो आप ये कर सकते हो कि आयोडीन जो है वो कैसे चेंज होगी, आयोडीन विल चेंज इनटू ऑक्सीडाइज में जाएगी। तो ऑक्सीडाइज में क्या होगा, आयोडीन, दिस आयोडीन नेगेटिव विल चेंज इनटू व्हाट, I2, और यहाँ पर Br2 विल चेंज इनटू Br नेगेटिव। इस तरह से हम इसको सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर आप इन चीज़ों को भूले नहीं। Br2 से Br नेगेटिव, इट मीन्स 0 से नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। 2 Br करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का। रिएक्शन कैसे बनेगी, रिएक्शन बनेगी I नेगेटिव विल चेंज इनटू I2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब 2 I लेनी पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उधर से क्या हो जाएगा आपके पास, उधर से Br2 विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू Br नेगेटिव 2। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन इसको काट देंगे हम, इट बिकम्स 2I नेगेटिव प्लस Br2 चेंज इनटू I2 प्लस 2Br नेगेटिव। ये रिएक्शन आपकी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। मैं आपको कुछ निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ। यदि आपको यहाँ से E0 सेल पूछता है तो आपको करना क्या है, E1.08 माइनस 0.54, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आप निकाल सकते हो। दूसरा वो कह रहा है कि E सेल भी निकाल के बताइए, तो E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई N log ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन। ये कॉन्सेंट्रेशन आपको रखनी होती है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। E0 सेल यहाँ से आप निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको लिख लेता हूँ, 1.08 को माइनस करिए, 1.08 माइनस कितना है, 554, दुगना ही है लगभग, 4-5, तो आपके पास 0.54 तो ये बच गया, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं भैया, 2।
और log कॉन्सेंट्रेशन इसकी तो आप यूनिटी कर दोगे, ये तो सॉलिड हो गया, इसकी लेने की जरूरत नहीं है। Br की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो Br की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। यहाँ से इसका आपका यूनिटी हो गया, तो I का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे। अब आप कहोगे सर सबका स्क्वायर कर रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, इस 2 को 1 ले लीजिए, ये सारे स्क्वायर काट दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। इस 2 को काट दो, 1 कर लो, इन 2 को भी काट सकते हो आप। लोग में ऐसा सिस्टम होता है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि यदि दोनों सेम है, ये तीनों सेम है, तो इन तीनों का आप एक दूसरे से हटा सकते हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब अगला जो आपके पास लास्ट जो क्वेश्चन है, फिजिबिलिटी ऑफ सेल। ये फिजिबिलिटी मैंने क्यों दी है, देखिए Br2 एक्वस और आयरन एक्वस दिया हुआ है, और Br2 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। कह रहा है बताइए फिजिबिलिटी कैसे होगी। तो यदि मैं वही सेम एग्जांपल है, इसमें दोनों को आपको E0 सेल अगर आपको पॉजिटिव निकालना है तो ERHS रिडक्शन पोटेंशियल के केस में मस्ट बी पॉजिटिव, इसका जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो आपके पास फिजिबिलिटी हो जाएगी। पॉजिटिव कब आएगा, जब ये राइट हैंड साइड में हो और ये लेफ्ट हैंड साइड में हो आपके पास। बस बात खत्म हो गई। फिर तो आपको बस ये सोल्ट ब्रिज लगाया, आपको रिडक्शन के लिए क्या करना है भैया, रिड्यूस करना है। Br2 से Br नेगेटिव बनेगा, और आपको इसको उल्टा कर देना है, ऑक्सीडाइज होगा ये Fe2 पॉजिटिव से और Fe3 पॉजिटिव बनेगा। ये लीजिए सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी, बात खत्म। ई सेल दिख रहा है आपको 1.09 माइनस 0.77। आप कहोगे सर ये माइनस, भाई वो तो वैसे कर लो, इसको 0.77 माइनस कर लोगे तो ये जुड़ जाएगा, मतलब ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर अंत में बात वही होगी, माइनस ही होना है। भाई ये वाली इक्वेशन इससे उल्टी है, तो इसको अगर आप इसके हिसाब से लिखोगे तो माइनस 0.77 होगा। अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ोगे तो भी इक्वेशन यही आएगी। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। Br2 बस आपको ये देखना है कि होगा या नहीं होगा। एंजॉय करते थे ऐसे न्यूमेरिकल। नाउ दिस यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट in the comment box, and if you really like this video please subscribe us, like it, और अपने दोस्तों को भी सर्कुलेट कीजिए। यदि आप दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट नॉलेज मस्ट बी स्प्रेडेड आउट। आप अगर ये अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को इससे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।